नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ मुद्गल और आपका रीडर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ये मगध का सेकंड पार्ट है। इसके पहले जो पार्ट था इसमें मगध के शुरुआती जो शासक थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। मगध के शुरुआती शासक जो शुरुआत में मगध पे अपना राज्य स्थापित करने आए थे। सबसे पहले जो शासक थे जिन्होंने एक तरीके से कहा जाता है कि जो शुरुआती मगध है, बिल्कुल स्टार्टिंग का जो मगध है, तो वहां से शुरुआत कैसे हुई। तो जो प्राचीन वंश के जो संस्थापक हैं बृहदत्त, तो वहां से शुरुआत होती है। लेकिन उससे पहले भी थे राजा वसु थे। तो राजा वसु के बाद में हमने पढ़ा था राजा वसु और बृहदत्त आए। उसके बाद में जरासंध आए और उसके बाद में आए रिपुंजय। अब रिपुंजय के बाद में ये क्रम आगे कैसे बढ़ा, तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। रिपुंजय के बाद में हर्यक वंश की शुरुआत होती है। इसे पितहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। पितहंता वंश का मतलब ये कि पिता का जो पुत्र होगा राजगद्दी उसी को मिलेगी, शासन वही करेगा। तो एक तरीके से पिता का जो बेटा होता है तो वो आने वाली जो गद्दी होगी, जो साम्राज्य की गद्दी होगी, वो उसको संभालेगा और उसी के योग्य होगा। ऐसा नहीं है कि कोई तीसरा व्यक्ति आ जाएगा और उसको संभाल लेगा। तो इसके आगे हम देखते हैं कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हर्यक वंश, जो 544 ईस्वी पूर्व से लेके 412 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसमें जो सबसे पहले हर्यक वंश के जो संस्थापक आते हैं वो है बिंबिसार। आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि आगे वाली वीडियो में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बिंबिसार और बिंदुसार ये दोनों ही अलग अलग है। बिंबिसार आते हैं हर्यक वंश में और बिंदुसार आते हैं आपके मौर्य वंश में। बिंबिसार जो हर्यक वंश के संस्थापक है, इनको श्रोणिक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जैन साहित्य के अनुसार है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कुछ भी मैं आपको कवर करवाऊंगा वो सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे आपको 12th हो, आपका एमपीपीएससी हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, जिसमें स्पेशली फॉर रिटन एग्जाम जो मेंस के लिए काफी कम, मैंने देखी कि यूट्यूब वीडियो काफी कम है जो उसमें मेंस का पूरा एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर मैं वो भी चीजें बताऊंगा जो आपके मेंस में भी काम आने वाली है। तो जैन साहित्य के अनुसार आपके जो बिंबिसार है इनको श्रोणिक नाम दिया गया है, जो जैन साहित्य में दिया गया है। बिंबिसार का जो समय काल रहा है वो लगभग 52 ईयर्स का रहा है। आपको ये याद रखना है 544 से 492 तक ईस्वी पूर्व तक इन्होंने अपना शासन किया था। राजधानी इनकी थी गृहब्रज यानी राजगृह, यानी एक ही राजधानी के दो नाम थे पहले, गृहब्रज और राजगृह। इसके पहले भी मैंने जो प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो इसकी पुरानी राजधानी, जो सबसे पहली राजधानी आई थी वसुमती, उस राजधानी का नाम था जो राजा वसु द्वारा उसका नाम दिया गया था। तो राजधानी इधर क्या होगी, बिंबिसार की राजधानी हो जाएगी गृहब्रज या राजगृह। हर्यक वंश के जो प्रथम सबसे शक्तिशाली शासक थे वो बिंबिसारी थे। बिंबिसार बुद्ध भगवान जिनको कहा जाता है, तो उनके अनुयायी थे। अनुयायी यानी एक तरीके से फॉलोवर। मगध साम्राज्य की महत्व के वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन घुमा फिरा के बहुत पूछे जाते हैं। मगध साम्राज्य के संस्थापक आपको पता है बृहदत्त, लेकिन अगर देखा जाए तो एक तरीके से वास्तविक संस्थापक जिसने वाकई में मगध साम्राज्य को एक बिल्कुल उठाने, पावरफुल बनाने की कोशिश की, जिसने मगध साम्राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश की शुरुआती में, उसमें बहुत बेसिक फंडामेंटल जो, और चाहे वो पॉलिटिकल से रिलेटेड हो चाहे मिलिट्री से रिलेटेड हो, बेसिक फंडामेंटल किसी राज्य को बढ़ाने के लिए जो स्थापित किए जाते हैं वो सबसे पहले बिंबिसार ने किए थे। तो इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि इसकी जो महत्व कि जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं बिंबिसार। अंग प्रदेश, अगर आपने 16 महाजनपद की हमारी वीडियो देखी हो तो अंग प्रदेश की राजधानी थी चंबा। तो अंग प्रदेश जिसके शासक ब्रह्मदत्त हुआ करते थे, कंफ्यूज ना हो, वो बृहदत्त थे, ये ब्रह्मदत्त है। तो इसे हरा के मगध साम्राज्य में मिला लिया। किसने मिलाया, बिंबिसार ने मिलाया। तो ये क्वेश्चन भी रेस किया जाता है कि बिंबिसार ने किस एरिया को, किस राज्य को जंग लड़के
और अपने मगध में मिला लिया था। अंग प्रदेश की जो सत्ता थी, जब अंग प्रदेश पर आक्रमण हुआ, उसकी जो सत्ता हथियाई गई और उसके बाद में अंग प्रदेश को अपने ही पुत्र जो जिसका नाम था अजातशत्रु को वो सल्तनत दे दी गई, जिससे कि वो वहां पर राज प्रशासन बना सके। और क्योंकि देखिए एक ही राजा को सभी जगह कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाता है, स्पेशली फॉर वो स्टार्टिंग स्टेज हो, यानी स्टार्टिंग स्टेज में उनको नहीं पता होता है कि कितने बड़े राज्य हैं, हम वहाँ का राजा कौन है, वहाँ की मिलिट्री पावर क्या है, वहाँ की इकोनॉमी क्या है। तो शुरुआत में काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए सेंट्रल कंट्रोल बिम्बिसार के हाथों में था और जो एक्सटर्नल कंट्रोल था वो दे दिया गया था अपने पुत्र अजातशत्रु के हाथों। लेकिन ये बात अलग है कि बाद में जाके अजातशत्रु ने बिम्बिसार का पूरा कंट्रोल ले लिया था और फाइनली बिम्बिसार की हत्या करके वो गद्दी पे बैठा था। जो बिम्बिसार की नीति थी वो ये नीति थी, आपने पढ़ा होगा कि जो अकबर की नीति थी, अकबर की नीति से थोड़ा सा मैच करता है ये। अकबर की नीति भी विवाह संबंधी नीति मानी जाती है, क्योंकि वो राजपूत महिलाओं से संबंध थे, उसके उनके राजाओं के साथ संबंध थे। तो वो क्या करते थे कि जब वो आक्रमण करने जाते थे तो वहां पर क्या विवाह प्रक्रिया अपना के उनको कैप्चर कर लिया जाता था और उनको राजा बना दिया जाता। जो राजपूत शासक थे उन्हीं को राजा बना दिया, लेकिन वहां से राजस्व वसूला जाता था, जिससे कि एक सेंट्रल पावर डिवाइड ना हो और वो सेंट्रल पावर में रह के चारों तरफ जो छोटे छोटे राजा जिनपे उसने कैप्चरिंग की थी वो कंट्रोल में आ जाए। तो ऐसी ही नीति यहाँ पर देखी जाती है कि इसने भी वही नीति अपनाई थी। बिम्बिसार ने वैवाहिक संबंध बना के जिन राजाओं पे वो आक्रमण करता था वहां की बेटियों से शादी कर लेता था, वहां के जो राजा की बेटी वगैरह होते थे उनसे जो शादी करता था और ऐसे वो अपना राज्य को आगे बढ़ाता था। विवाह इसके 3 विवाह हुए थे। सबसे पहले महाकौशल, जिसको कौशल देवी के नाम से भी जाना जाता है, इनसे विवाह हुआ था, जो कौशल राज की पुत्री और ये प्रसेनजीत की बहन थी। अब देखिए ये पूछा जाता है एग्जाम में कि आप बताएं कि हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंदुसार, इसने किसकी बहन से विवाह किया था? तो उसमें ऑप्शन दिखाई देता है आपको, प्रसेनजीत की बहन से इन्होंने विवाह किया था। दूसरा इनका विवाह हुआ था चिलन्ना से, जो वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपको। तो जो भी ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपको बहुत तरीके से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, और क्योंकि यही नोट्स आपके बार बार रिपीट होंगे, चाहे वो 12th का एग्जाम हो, चाहे वो आपके ग्रेजुएशन लेवल पे हो, ये काफी ज्यादा मदद करेंगे, स्पेशली फॉर एमपीपीएससी, यूपीपीएससी में भी ये मदद करते हैं। क्षेमा तीसरी इनकी वाइफ थी, तीसरी महारानी थी जिनके साथ इनका विवाह हुआ था, और ये पंजाब के मध्य कुल के प्रधान की पुत्री थी। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये पूछा नहीं आता, लेकिन हाँ ये जरूर पूछा जाता है कि इनकी तीसरी वाइफ कौन थी, वो थी क्षेमा। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। वो क्वेश्चन ये है कि बिंबिसार ने जब एक व्यक्ति की, एक राजा थे, उनकी जब तबीयत खराब हो गई थी, बिंबिसार ने अपना एक जो राजवैद्य होता है, राजवैद्य, उनको ठीक करने के लिए भेजा था। अब जो ये राजवैद्य थे ये कौन थे? जीवक नाम एक सामने आता है, जब आप स्टडी करते हैं इन चीजों पे तो जीवक, राजवैद्य जीवक के नाम से एक मैटर निकल के आता है, उधर से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। राजवैद्य जीवक को बिंबिसार ने भेजा था। अब ये भेजा कहाँ था? ये भेजा था आपके जो प्रसेनजीत थे, सॉरी चंद प्रबोध थे, ये आखिरी में चंद प्रबोध की सेवा के लिए भेजा था। चंद प्रबोध जो उज्जैन साम्राज्य के, क्योंकि उज्जैन राजधानी थी, और उज्जैन साम्राज्य के जो आसपास का क्षेत्र था जिसको अपन अवंती के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है, अवंती यानी देखा जाए तो मध्य प्रदेश का एक भाग। अवंती के जो राजा थे चंड प्रबोध, तो चंड प्रबोध को हो गया था, आई थिंक जॉइंटिस हो गया था, और इनकी सेवा के लिए उन्होंने, बिंबिसार ने क्या भेजा था? अपने एक राजवैद्य को भेजा था जो उनको ठीक कर सके। लेकिन इसके पहले कहानी ये है कि जो चंड प्रबोध थे, जो अवंती के राजा थे,
इनकी लड़ाई चलती थी किससे? बिम्बसार से। बिम्बसार और ये दोनों एक दूसरे से लड़ते थे, लेकिन क्योंकि उनके बाद में समझौते हो गए, उनकी दोस्ती हो गई, और फाइनली जब चंड प्रबोध की तबीयत खराब हुई तो बिम्बसार ने उनसे बोला कि हम आपके पास अपने राज्यवैद को भेजते हैं जिससे आप ठीक हो जाएं, क्योंकि दोस्ती में मतलब दुश्मनी तो थी लेकिन अब दोस्ती हो गई है तो दोस्त का फर्ज बनता है कि दोस्त को ठीक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर चंड प्रबोध के लिए एक राजवैद आया था जिसका नाम था राजवैद जीवक, और ये भेजा किसने था? ये भेजा था आपके बिम्बसार ने। तो ये क्वेश्चन अगर कभी पूछने में आए तो आपको ये याद रखना है कि राजवैद नामक एक जीवक था जो बिम्बसार के दरबार में था, ठीक है। बिम्बसार का जो शासनकाल था उसके दरबार में राजवैद नाम का एक जीवक था जो बिम्बसार के जो पुराने दुश्मन थे जब बाद में जाके दोस्त बन गए थे, तो इनके लिए, इनकी सेवा के लिए, जब उनको जॉइंटस हो गया था तो इनकी सेवा के लिए जो चंड प्रभु थे अवंती के राजा, तो इनके लिए बिम्बसार ने वहां पर जीवक को, जो एक राजवैद थे, उनको भेजा था उनकी देखभाल करने के लिए। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद कुछ नहीं होता। इसके बाद जो आप देख रहे हैं अजातशत्रु, अजातशत्रु बिम्बसार का बेटा, अजातशत्रु ने गद्दी को हथियाने के लिए अपने पिता का ही वध कर दिया, यानी उनका देहांत कर दिया, उनकी हत्या कर दी, और फाइनली वो गद्दी पे बैठ गया। ये पूरा प्रोसेस बिम्बसार से चला अजातशत्रु के आगे खत्म हुआ, लेकिन अभी भी अजातशत्रु के बाद में एक राजा और आता है जिसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। आपको ये सारी चीजें नोट करना होती है, आप नोट करें, एक दो बार इसे पढ़ें। देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आप लोग नोट नहीं करते। दूसरी चीज प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम ये सोचते हैं कि हमने वीडियो देख ली और हमें याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको एक बार, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, जो भी आपको पढ़ा रहा है, एक बार चीजों को नोट करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, और फिर नोटबुक जरूर बनाएं, क्योंकि वही एक ऐसा साधन होती है जो फाइनली आपको एग्जाम में रिवीजन करने पे काम आती है। कोशिश करें राइटिंग अच्छी रखें, उसको अंडरलाइन करें, और इन चीजों से क्या होता है, और नोट्स को ना थोड़ा शॉर्ट बनाया करें। जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है जिससे आप अच्छे से नोट्स बना सकें, लेकिन इसको भी कोशिश किया करें कि थोड़ा शॉर्ट फॉर्मेट में बनाए, लंबे लंबे लेक्चर्स उसमें नहीं लिखने होते, ठीक है। क्योंकि अगर वो वैसे आप करोगे तो सिंपल सी बात है, आपकी जो बुकलेट होगी वो काफी बड़ी बनेगी और एग्जाम के टाइम पे आप उसे रिवाइज नहीं कर पाओगे कम से कम समय में। तो कोशिश करें बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाएं, लेकिन एक बार इन चीजों को समझ के नोट डाउन जरूर करें, बेसिक रफ कॉपी में करें, फिर शॉर्ट नोट आप फेयर में जाके बना सकते हैं। तो इससे फायदा सबसे ज्यादा यही हुआ कि लास्ट मोमेंट में जब रिवीजन का टाइम आता है तो रिवीजन के टाइम पे आपको बहुत कम मटेरियल होता है, जल्दी याद हो जाता है क्योंकि आप उसे पढ़ चुके हो, तो रिवीजन करने में भी काफी आसानी होती है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है, आप वेट करें, और उम्मीद करेंगे ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। जो अभी तक हमसे जुड़े नहीं हैं तो कृपया करके वो सब्सक्राइब कर लें, और जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि हम जो मेंस का जो पार्ट होता है, एमपीपीएससी मेंस का जो पार्ट होता है, उसके लिए भी हम क्या क्या फॉर्मेट आता है, कैसे कैसे वो आंसर राइटिंग की जाती है, तो उसके लिए भी हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।